नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे कॉमर्स प्लस मैनेजमेंट स्टडीज़ में। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले ओरिएंटेशन सेक्शन रिगार्डिंग अकाउंटेंसी, जो अपना सीजीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का सिलेबस है दोस्तों, जिसमें कॉमर्स सब्जेक्ट का जो सिलेबस है, उसमें अपना एक पर्टिकुलर टॉपिक है या एक यूनिट है अकाउंटेंसी के ऊपर। तो आज का ये जो वीडियो होने वाला है, ये ओरिएंटेशन सेशन है अपने अकाउंटेंसी के लिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे चैनल के रिगार्डिंग अपडेट्स आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों डिस्कस करते हैं। दोस्तों, जो अपना अकाउंटेंसी का सिलेबस है सीजीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स के लिए, तो उसमें बेसिकली 4 पॉइंट्स हैं जो आपको इस पर्टिकुलर यूनिट में कवर करने हैं। देखो, पहले पॉइंट में आपको डबल एंट्री सिस्टम्स के बारे में, उसके प्रिंसिपल्स के बारे में स्टडी करना है। सेकंड पॉइंट में या फिर सेकंड पर्टिकुलर टॉपिक में आपको फाइनल अकाउंट्स को स्टडी करना है विद एडजस्टमेंट्स। एंड थर्ड पॉइंट पे आपको पार्टनरशिप का एडमिशन और पार्टनरशिप में जो डिसोल्यूशन होता है, तो उस टाइम पे क्या क्या ट्रीटमेंट होता है अकाउंट्स पे, वो आपको स्टडी करना है। फोर्थ पॉइंट की अगर अपन बात करें, तो उसमें आपको शेयर्स के रिगार्डिंग डिस्कशन करना है। शेयर्स में क्या होते हैं, जैसे कि शेयर्स अभी इशू होते हैं या फॉरफीचर होते हैं, तो उस टाइम पे किस किस टाइप की एंट्रीज होती है, किस किस टाइप के अपन अकाउंट्स ओपन करते हैं, ये सारी चीजें अपन को अकाउंटेंसी में डिस्कस करना है। अकाउंटेंसी का सिलेबस सिर्फ इतना ही है दोस्तों, और अपन को ये सारी चीजें कवर करना है, तभी जाके अपन इस पर्टिकुलर सिलेबस को कवर कर पाएंगे। ठीक है। तो अब सबसे पहले अपन क्या करते हैं कि यूनिट में जो टर्म है अकाउंटेंसी, जो नाम दिया गया है इस यूनिट को, उसकी मीनिंग समझ लेते हैं। अकाउंटेंसी एक्चुअल में होता क्या है। ऐसा है कि आप लोग सभी कॉमर्स बैकग्राउंड के होंगे, मैं मानता हूं, पर कुछ लोग ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के थ्रू अलाइड सब्जेक्ट में भी क्या किया, उन्होंने सीजीपीएससी एपी कॉमर्स के लिए अप्लाई किया है। तो उनके लिए ये जो अकाउंटेंसी का टर्म है थोड़ा सा नया है। तो इसके लिए मैं थोड़ी सी डिस्कशन देना चाहूंगा आप सभी को, ताकि आप लोगों को रिकैप भी हो जाए, रिवाइज भी हो जाए, और नए लोगों के लिए ये चीज़ें थोड़ी हेल्पफुल बन जाए। तो देखिए दोस्तों, अकाउंटेंसी में बेसिकली क्या होता है, इट इज जस्ट अ प्रैक्टिस एंड बॉडी ऑफ नॉलेज। इसमें नॉलेज भी होती है ना, और एक टाइप की प्रैक्टिस होती है, जो प्राइमरी किस चीज के पर्पस के लिए होती है, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। हम जो बिजनेस, कभी जनरली जो बिजनेस होता है, उसमें बहुत सारे टाइप के ट्रांजेक्शन होते हैं, है ना। तो उस ट्रांजेक्शन की रिकॉर्डिंग किस तरीके से करनी है, उसके बारे में अपने को नॉलेज मिलती है ना। कैसी प्रैक्टिसेस अपने को अपनानी है उनके ट्रांजेक्शन्स के रिकॉर्डिंग में, ये सारी चीजें अपने को पता चलती है अकाउंटेंसी के थ्रू, है ना। कीपिंग फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, सेकेंड है इसका कीपिंग फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, जो भी अपने फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स होते हैं, है ना। अपन जितने भी फाइनेंशियल एक्टिविटीज करते हैं बिजनेस के अंडर में, तो वो सारी चीजों का रिकॉर्ड्स कैसे मेंटेन करना है ना, कैसे उस रिकॉर्ड्स को के लिए क्या क्या नॉलेज की रिक्वायरमेंट है, क्या क्या प्रैक्टिसेस आपको करनी है, ये सारी चीजें अपने अकाउंटेंसी के सिलेबस में आती है ना। अकाउंटेंसी की बेसिक मीनिंग होती है। फिर क्या होता है, परफॉर्मिंग इंटरनल ऑडिट्स। ऑडिट्स का तो अपना सेपरेट एक यूनिट ही है थियोरेटिकल पोर्शन में, है ना। तो वो तो अपने को कवर करना ही है। ऑडिटिंग में क्या होता है, अपन जो अकाउंट्स मेंटेन रहते हैं बिजनेस के, उसका अपन इंस्पेक्शन करते हैं, उसको रीचेक करते हैं कि कहीं अगर गलत तो नहीं है, हमारा अकाउंट्स वगैरह जो मेंटेन हुआ है भाई, वो सही है कि नहीं है, वो चीज अपन ऑडिटिंग में करते हैं। ठीक है। और फिर उसके बाद देखिए, इसका फोर्थ क्या ऑब्जेक्टिव है अपना अकाउंटेंसी पढ़ने का, रिपोर्टिंग एंड एनालाइजिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू दी मैनेजमेंट। जो अपने बिजनेस का मैनेजमेंट होता है, मैनेजमेंट वाले जो टॉप लेवल के जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, इस पर्टिकुलर रिपोर्ट्स और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के एनालिसिस करके वो लोग बिजनेस के लिए डिसीजंस लेते हैं, जिससे वो क्या कर सकते हैं, अपने बिजनेस के प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हैं, अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हैं। ये बहुत सारे क्या कर सकते हैं, स्टेप्स और एक्टिविटीज कर सकते हैं। तो सभी के लिए उनको डिसीजन मेकिंग करने के लिए उनको फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होगी, जो उनको अकाउंटेंसी से ही मिल सकते हैं। ठीक है। और उसके बाद इसका फिफ्थ पॉइंट क्या है, देखिए, आपको टैक्सेशन मैटर के लिए भी एडवाइस करती है अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी के थ्रू ही अपने को पता चलता है कि अपने को कितना टैक्स गवर्नमेंट को पे करना है। ठीक है। तो ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है अकाउंटेंसी। अगर अपन बात करें इसकी क्लियर क्लियर मीनिंग की, है ना, तो अगर इसकी सिंपल सी मीनिंग अगर दो लाइन में कहा जाए, तो वो क्या होगी, इट इज अ सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग, मेजरिंग, क्लासिफाइंग, वेरीफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रिटेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, है ना। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को आइडेंटिफाई करना, उसकी रिकॉर्डिंग करना, रिकॉर्ड करने के बाद उसको मेजर करना, मेजर करने के बाद उसको अलग अलग हेड्स में क्लासिफाई करना, वेरीफाई करना, उसको फिर समराइज करना, इंटरप्रेट करना, और उससे एक कम्युनिकेट करना कि क्या फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अपन इससे गेन कर सकते हैं। ठीक है। तो ये अपना अकाउंटेंसी का बेसिक सा मीनिंग हुआ। अगर इसमें अपन आगे देखिए, तो देखिए लास्ट पैराग्राफ में मैंने लिखा है यहाँ पे, इट रिवील्स प्रॉफिट और लॉस फॉर अ गिवन टाइम पीरियड। किसी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड, जैसे कि फॉर से फाइनेंशियल ईयर, फाइनेंशियल ईयर अपना कब स्टार्ट होता है,
1 अप्रैल से 31 मार्च तक ही अपना फाइनेंशियल ईयर चलता है। ठीक है, तो किसी पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में आपको प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, ये भी चीज आपको किससे पता चलती है, अकाउंटेंसी के थ्रू पता चलती है। एंड द वैल्यू एंड द नेचर ऑफ द फर्म्स एसेट्स एंड लाइबिलिटीज एंड ओनर्स इक्विटी, फर्म्स में कितने असेट्स हैं मतलब संपत्तियां हैं, कितनी लाइबिलिटीज है मतलब दायित्व है ना, और ओनर्स की कितनी इक्विटी है ना। तो ये सारी चीजें अपने को किससे पता चल पाती है, अकाउंटेंसी के थ्रू पता चल पाती है। अकाउंटिंग जो है वो क्या प्रोवाइड करता है अपने को, अकाउंटिंग प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन ऑन द रिसोर्सेज अवेलेबल टू अ फर्म, किसी एक बिजनेस यूनिट के पास या किसी एक फर्म के पास कितने रिसोर्सेज अवेलेबल है, उसकी इंफॉर्मेशन उसको अकाउंटिंग से मिलती है। द मीन्स एम्प्लॉयड टू फाइनेंस दोज रिसोर्सेज, कैसे उन रिसोर्सेज को अपन फाइनेंस कर सकते हैं, कैसे उन रिसोर्सेज को अपन गेन करते हैं, ये सारी चीजें इसमें पता चलती है अपने को। एंड द रिजल्ट अचीव थ्रू देयर यूज, और उन सारे रिसोर्सेज का अपन किस तरीके से यूज करेंगे और उससे अपन को क्या रिजल्ट अचीव होंगे, ये चीज भी अपने को अकाउंटेंसी में पता चल जाती है। तो अकाउंटेंसी का जो सिलेबस है ना, तो उसका अगर अपन इंट्रो देखें तो ये होगा, अकाउंटेंसी की मीनिंग ऐसी होती है, उसका नेचर ऑफ वर्क इस तरीके से होता है। अगर अपन आगे देखते हैं, जो अपना पहला टॉपिक है इस पर्टिकुलर यूनिट का, जो कि है प्रिंसिपल्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। अगर अपन डबल एंट्री सिस्टम्स की बात करें, जैसे कि देखिए इसमें नाम में डबल लिखा है। अब एवरी एक्शन इज इक्वल ऑपोजिट रिएक्शन, जैसा अपन पढ़ते हैं है ना, हर एक एक्शन का एक इक्वल और ऑपोजिट रिएक्शन होता है। तो डबल एंट्री सिस्टम जो है वह भी यही चीज अपने को बताता है कि हर एक्टिविटी जो आप बिजनेस में करोगे उसकी दो दो एंट्रीज होंगी, है ना। हर किसी के लिए वो हर किसी की पर्सपेक्टिव से क्या होगी, अगर मैं किसी को सामने वाले को पैसे दे रहा हूं तो सामने वाला उस पैसे को रिसीव भी कर रहा है ना। तो हर एक ट्रांजेक्शन की, हर एक एक्टिविटी की क्या होगी, डबल एंट्रीज होंगी। तो ये अपने को डबल एंट्री सिस्टम में पता चलता है। अगर अपन प्रिंसिपल्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम को समझने की कोशिश करें तो पहले डबल एंट्री सिस्टम को एक मीनिंग के थ्रू देखते हैं, है ना। देखिए इसमें फर्स्ट में मीनिंग लिखा हुआ है, द डबल एंट्री सिस्टम इज एन अकाउंटिंग सिस्टम टू रिकॉर्ड अ ट्रांजेक्शन इन मिनिमम ऑफ 2 अकाउंट्स। मतलब आप, ये ऐसा सिस्टम है अकाउंटिंग का जिसमें आप क्या करते हो, ट्रांजेक्शन्स को तो रिकॉर्ड करते ही हो, पर एटलीस्ट मिनिमम 2 अकाउंट्स में आप इन ट्रांजेक्शन्स को क्या करते हो, रिकॉर्ड करते हो, है ना। एंड इज बेस्ड ऑन अ डुअल एस्पेक्ट, तो ये क्या होता है, एक डुअल एस्पेक्ट पे बेस होता है कि डेबिट और क्रेडिट, हर एक ट्रांजेक्शन में कुछ चीजें डेबिट होती है, कुछ चीजें क्रेडिट होती है। तो इसी डुअल एस्पेक्ट को लेके ये अपना सिस्टम बना है जिसका नाम है अपना डबल एंट्री सिस्टम। अगर अपन डेबिट एंड क्रेडिट की बात करें, है ना, डेबिट एंड क्रेडिट, एंड दिस प्रिंसिपल रिक्वायर्स दैट फॉर एवरी डेबिट देयर मस्ट बी एन इक्वल एंड ऑपोजिट क्रेडिट इन एनी ट्रांजेक्शन, है ना। मतलब किसी भी ट्रांजेक्शन में अगर आप कुछ चीजें डेबिट कर रहे हो तो उतना ही इक्वल चीज आपको क्रेडिट भी करना पड़ेगा, है ना। तभी तो अपना एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस होगा, है ना। तो इस वजह से क्या है, डबल एंट्री सिस्टम में अपन क्या करते हैं, डेबिट को क्रेडिट के साथ में कंपेयर करते हैं। अगर अपने कुछ चीज डेबिट की है तो आपको कुछ चीज क्रेडिट भी करना पड़ेगा। ये चीज अपने को डबल एंट्री सिस्टम में समझ में आती है। अगर इसके पॉइंटर्स देखें, की टेक अवेज देखिए कि अपने को क्या क्या समझ के रखना है इस डबल एंट्री सिस्टम से, तो वो इस प्रकार है। स्लाइड्स में नीचे देखिए 4 पॉइंट्स में लिखा हुआ है, डबल एंट्री सिस्टम रिफर्स टू एन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। ये क्या है, एक टाइप का अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है जहां पे क्या होता है, असेट्स इज इक्वल्स टू लाइबिलिटीज प्लस ओनर्स इक्विटीज होता है। ठीक है, अगर अपन लाइबिलिटीज और ओनर्स इक्विटीज को प्लस कर देंगे तो उसका मतलब क्या होना चाहिए, असेट्स होना चाहिए। ये अपना डबल एंट्री सिस्टम अपन को बताता है। ठीक है, अगर सेकंड पॉइंट की बात करें, इन दी डबल एंट्री सिस्टम, अगर किसी डबल एंट्री सिस्टम में ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन टर्म्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, है ना। तो हर एक टाइप के डबल एंट्री सिस्टम में क्या होता है, हर एक ट्रांजेक्शन डेबिट और क्रेडिट दो तरीके से रिकॉर्ड किए जाते हैं। ठीक है, अगर अपन थर्ड पॉइंट की बात करें, इसमें लिखा है देखिए, डबल एंट्री बुक कीपिंग वॉज डेवलप्ड इन द मर्सेंटाइल पीरियड ऑफ यूरोप टू हेल्प रैशनलाइज कॉमर्शियल ट्रांजेक्शंस एंड मेक ट्रेड मोर एफिशिएंट, है ना। ये यूरोप में बना था मर्सेंटाइल पीरियड के टाइम पे, है ना। तो डबल एंट्री बुक कीपिंग का जो सिस्टम है इसको यूरोप में बनाया गया था मर्सेंटाइल पीरियड में। ठीक है, ये किस लिए बनाया गया था, टू हेल्प रैशनलाइज कॉमर्शियल ट्रांजेक्शंस, कॉमर्शियल ट्रांजेक्शंस को रैशनलाइज करने के लिए, एंड मेक ट्रेड मोर एफिशिएंट, ताकि ट्रेड ज्यादा इफिशिएंटली किया जा सके। ट्रेड का मतलब बेसिकली क्या होता है, गुड्स और सर्विसेज का अपना एक्सचेंज करना, उसी को बेसिकली अपन ट्रेड बोलते हैं। तो ट्रेड ज्यादा एफिशिएंट वे में हो सके इसलिए अपन क्या करते हैं, डबल एंट्री सिस्टम को यूज करते हैं, है ना। अब अपन देखते हैं, इमरजेंस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम हैज बीन लिंक्ड टू द बर्थ ऑफ कैपिटलिज्म। तो जैसे जैसे डबल एंट्री सिस्टम इमर्ज हुआ ना, तो उसका मेन बेसिस क्या रहा, अपना कैपिटलिज्म रहा। कैपिटलिज्म इकोनॉमी या कैपिटलिज्म के आने के बाद से ही क्या हुआ, डबल एंट्री सिस्टम का इमरजेंस हुआ अपन कह सकते हैं। ठीक है,
अगर अपन सेकंड टॉपिक की बात करें अपने पर्टिकुलर सिलेबस की, अकाउंटेंसी के सिलेबस की, तो इसमें अपना है फाइनल अकाउंट्स विद एडजस्टमेंट्स। देखो जैसे कि इसमें नाम से क्लियर, फाइनल फाइनल मतलब क्या होता है, कोई चीज अपन ने फाइनली कर दी ना तो उसके बाद दोबारा उस चीज को अपन नहीं करते। फाइनल मतलब जो चीज सबसे आखिरी में और सबसे फाइनल फॉर्म में करते हैं अपन, उसके बाद और कोई एक्टिविटी परफॉर्म नहीं की जाती। ठीक है, तो वो फाइनल अकाउंट्स कहलाते हैं। अब देखो इसमें मीनिंग में क्या लिखा हुआ है, द फाइनल अकाउंट्स आर द अकाउंट्स विच आर प्रिपेयर्ड एट द एंड स्टेज ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर। किसी अकाउंटिंग ईयर की बात कर रहे हैं या किसी फाइनेंशियल ईयर की बात करें, जैसे मैंने आपको बताया वो कब स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है एक फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, तो फाइनल अकाउंट कब बनाया जाता है, एट द एंड ऑफ द ईयर। आपका जब ईयर खत्म हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा फॉर से 31 मार्च, तभी आप लोग क्या करेंगे, फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करेंगे। इसमें क्या होता है, दिस अकाउंट हाईलाइट्स बोथ द फाइनेंशियल पोजीशन एंड द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस। ये दोनों चीजें बताता है, एक तो बताता है कि आपके बिजनेस को प्रॉफिट कितना हुआ, दूसरा ये भी बताता है कि आपके बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन कितनी है, कैसी है ना। तो फाइनेंशियल पोजीशन एक अलग चीज होती है और आपको जो प्रॉफिट हो रहा है बिजनेस में वो अलग चीज हो सकती है। ठीक है, हो सकता है आपका बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन अच्छा नहीं है पर तभी भी आपको प्रॉफिट हो रहे हैं, है ना। ये भी हो सकता है, कभी ये भी हो सकता है कि आपका फाइनेंशियल पोजीशन आपके बिजनेस का बहुत अच्छा है पर तभी भी आपके बिजनेस को प्रॉफिट अर्न नहीं हो पा रहे हैं। तो ये दोनों चीजें अलग अलग होती है, ये चीज आपको माइंड में रखना है। विच कैन बी यूज बाई एनी इन्वेस्टर और इंटरनल बॉडी फॉर वेरियस रीजन। तो ये जो फाइनल अकाउंट्स होते हैं उनको क्या किया जा सकता है, बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स होते हैं, ये जो अपनी इंटरनल बॉडीज हैं, है ना, तो इंटरनल मेंबर्स जो अपनी कंपनी के, वो सभी लोग क्या कर सकते हैं, इन इन्फॉर्मेशन को यूज कर सकते हैं अपने वेरियस रीजन के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से अपना फाइनल अकाउंट्स अपने लिए इंपॉर्टेंट है जो अपने को स्टडी करना है। ठीक है, अगर अपन कभी भी फाइनल अकाउंट की बात करते हैं तो फाइनल अकाउंट में ना तीन चीजें इंक्लूड की जाती है। एक होता है ट्रेडिंग अकाउंट, एक होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और एक होता है बैलेंस शीट। तीनों चीजें टुगेदर इट इज कॉल्ड एज फाइनल अकाउंट्स। तो ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट अकाउंट, तीनों चीजें अगर एक साथ अपन ने बनाई तभी उसको अपन फाइनल अकाउंट्स कहते हैं, है ना। अब देखो इसमें एक और टर्म आया था एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट्स अपन कब करते हैं, जब अपन को कुछ चीजों में चेंजेस करने होते हैं, है ना। मतलब अपन प्रेजेंट सिचुएशन से क्या होते हैं, खुश नहीं होते, नाखुश होते, तो अपने को कुछ चीजें में एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं। अब अगर अपन एडजस्टमेंट की बात करें अकाउंटिंग के फॉर्म में, तो एडजस्टमेंट की मीनिंग भी इसमें एक लाइन में लिखी हुई है, नीचे में देखिए, एडजस्टमेंट्स आर द ट्रांजेक्शंस रिलेटिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन विच हैव नॉट बीन जर्नलाइज्ड। है ना, मतलब ऐसे ट्रांजेक्शन्स हुए थे हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जिसकी अपन ने जनरल एंट्री नहीं किए थे, है ना। जो जो चीज की अगर जनरल एंट्री नहीं होगी तो उसका लीजर अकाउंट भी नहीं बनेगा, लीजर से ट्रायल भी नहीं बनेगा, ट्रायल नहीं बनेगा तो फाइनल अकाउंट्स में भी नहीं आएगा, है ना। तो जो चीजें अपन क्या किए, जनरल एंट्री नहीं किए, वो चीजें अपन क्या करते हैं अपने फाइनल अकाउंट में डायरेक्टली एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये अपना हुआ टॉपिक फाइनल अकाउंट्स विद एडजस्टमेंट। अब अपन नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं, पार्टनरशिप पे, है ना। तो पार्टनरशिप में अपने को जो देखना है वो है एडमिशन और डिसोल्यूशन। अगर अपन पार्टनरशिप की बात करें तो पार्टनरशिप क्या होता है, इट इज अ फॉर्मल अरेंजमेंट या फिर एग्रीमेंट कह सकते हैं, है ना। इट इज अ फॉर्मल अरेंजमेंट बाय टू और मोर पार्टीज। पार्टनरशिप में दो पार्टीज भी हो सकती है, दो से ज्यादा पार्टीज भी हो सकती है ना। उनका एक फॉर्मल अरेंजमेंट होगा टू मैनेज एंड ऑपरेट अ बिजनेस, किसी एक पर्टिकुलर बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए, मैनेज करने के लिए ये पार्टनरशिप फर्म बनाई जाती है, एंड शेयर्स इट्स प्रॉफिट। तो जो इनके जो पार्टनर्स होंगे ना, ये जो पार्टीज टू दी एग्रीमेंट होंगे, वो सभी क्या करेंगे, प्रॉफिट शेयर करेंगे, इसीलिए वो लोग बिजनेस कर रहे हैं साथ में मिलके, ताकि वो लोग एक दूसरे के साथ प्रॉफिट को शेयर कर सके। ठीक है, तो ये होता है अपना पार्टनरशिप, है ना। अगर अपन बात करें इसके टाइप्स की, तो देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप अरेंजमेंट, बहुत सारे टाइप के पार्टनरशिप के अरेंजमेंट्स होते हैं अपने, है ना। जैसे कि पार्टनरशिप बिजनेस होते हैं जहाँ पे ऑल पार्टनर शेयर्स लाइबिलिटीज एंड प्रॉफिट्स इक्वली। ऐसी पार्टनरशिप होती है जहाँ पे क्या होगा ना, जितने भी मेंबर्स हो सब प्रॉफिट भी इक्वली शेयर करते हैं, है ना। जो भी अगर लाइबिलिटीज भी आती है बिजनेस में तो भी वो लोग इक्वली शेयर करते हैं, है ना। ऐसी टाइप की भी होती है। एक टाइप की पार्टनरशिप वैसी होती है जिसमें क्या होता है, वाइल इन अदर्स पार्टनर्स हैव लिमिटेड लाइबिलिटी, जिसमें क्या होता है, पार्टनर्स की लाइबिलिटीज जो होती है लिमिटेड होती है। ठीक है, तो इस टाइप की भी पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है। ठीक है, तो अगर अपन बात करें एक और टाइप का साइलेंट पार्टनर भी होता है, देयर ऑल्सो इज ऑल देयर ऑल्सो इज द सो कॉल्ड साइलेंट पार्टनर इन विच वन पार्टी इज नॉट इन्वॉल्व इन द डे टू डे ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस। तो अगर अपन बात करें फोर्थ टॉपिक की जो अपने सिलेबस में है, यूनिट अकाउंटेंसी में, है ना, तो फोर्थ टॉपिक में अपने को क्या करना है, शेयर्स के बारे में डिस्कशन करना है। शेयर्स का इशू कैसे होता है, फॉर फ्यूचर कैसे होता है। मैं आप लोगों को बता दूं कि कोई कंपनी अगर फॉर्म करती है ना, किसी कंपनी का अगर फॉर्मेशन होता है तो उनको कैपिटल जो मिलता है अपने बिजनेस एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए वो शेयर्स के थ्रू मिलता है।
ठीक है। तो अगर शेयर्स की बात करें तो शेयर्स क्या होते हैं, इसकी मीनिंग लिखी हुई है, देखिए, अ शेयर इज रिफर्ड टू एज अ यूनिट ऑफ ओनरशिप। ये एक यूनिट ऑफ ओनरशिप है, ठीक है, विच रिप्रेजेंट्स एन इक्वल प्रपोर्शन ऑफ अ कंपनीज कैपिटल। एक कंपनी की कैपिटल का एक पार्ट शेयर कहलाता है, ठीक है। किसी कंपनी का जैसे कि 10 लाख का कैपिटल है, तो उसका एक पर्टिकुलर यूनिट ऑफ कैपिटल जैसे कि 10 रुपीज है ना, तो वो आपका एक पर्टिकुलर शेयर कहलाएगा, ठीक है। A share entitle the shareholder to an equal claim on profit and loss of the company। अब ये जो शेयर्स होल्डर्स होते हैं, है ना, मतलब जो शेयर्स को परचेज करके रखे होते हैं किसी कंपनी के, तो वो शेयर होल्डर्स कहलाते हैं। वो सभी को क्या होता है, दे हैव इक्वल क्लेम ऑन द प्रॉफिट एंड लॉसेस ऑफ द कंपनी। मतलब वो क्या करेंगे, कंपनी को अगर प्रॉफिट होगा तो भी या लॉस होगा तो भी उन सबको इक्वली, मतलब अपने बीच में क्या करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा, ठीक है। प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, दोनों में उनकी पार्टिसिपेशन रहेगी, है ना। अगर अपन बात करें इनके टाइप्स की, शेयर्स ना बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं इक्विटी शेयर्स और एक होते हैं प्रेफरेंस शेयर्स, है ना। तो इक्विटी शेयर्स का मतलब क्या होता है, जिसको ओनरशिप होती है ना, और इनको क्या होता है, डिविडेंड मिलता है। जबकि प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, उनको फिक्स रिटर्न मिलता है, पर उनको प्रॉफिट का एक पार्ट नहीं मिलता कह सकते। उनको क्या मिलता है, सिर्फ एक फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड उनको मिलता है ना, परसेंटेज में उनको इंटरेस्ट जैसे मिलता है वैसे ही उनको मिलता है। और उनको प्रेफरेंस भी होता है, अगर कंपनी का भी लिक्विडेशन होती है, कंपनी का भी डिसोल्यूशन होता है, तो उनको सबसे पहले प्रायोरिटी दी जाएगी पेमेंट के टाइम पे, है ना। तो ये एक टाइप के प्रेफरेंस वाले शेयर्स होते हैं, इसलिए इनका नाम है प्रेफरेंस शेयर्स, है ना। अगर अपन शेयर्स के इशू की बात करें, जो अपना टॉपिक है इशू और फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, तो अगर अपन शेयर्स के इशू की बात करें, है ना, द इशू ऑफ शेयर्स इज द प्रोसीजर। ये एक टाइप का प्रोसीजर होता है इन विच इंटरप्राइजेस एलोकेट न्यू शेयर्स टू द शेयर होल्डर। इसमें क्या करते हैं, जो एंटरप्राइजेस होते हैं या जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, कंपनी होती है, वो क्या करते हैं, नए शेयर्स को शेयर होल्डर्स को एलोकेट कर रहे होते हैं, ठीक है। अब जब कभी भी अपन शेयर्स को इशू कर रहे होते हैं, न्यू शेयर्स इशू कर रहे होते हैं, तो उसमें क्या करते हैं अपन, प्रोस्पेक्टस बनाते हैं, एप्लीकेशन रिसीव करते हैं, एलोकेशन ऑफ शेयर्स करते हैं, ठीक है। ये तीन स्टेप फंडामेंटल स्टेप होते हैं किसी भी शेयर्स के इशू के लिए। पहला क्या, प्रोस्पेक्टस बनाना, दूसरा एप्लीकेशन रिसीव करना, फिर शेयर्स को एलोकेट करना। ये तीन फंडामेंटल स्टेप्स है अपने इशू ऑफ शेयर्स के, ठीक है। अगर अपन फोर फीचर की बात करें, है ना, फोर फीचर की मीनिंग क्या होती है, व्हेन दी सेड शेयर्स, जिन शेयर्स की अभी अपन बात कर रहे थे, है ना, व्हेन दी सेड शेयर्स आर forfeited टू द शेयर होल्डर्स ceases to be the member of the company। मतलब अगर किसी शेयर होल्डर्स के शेयर्स को फोरफिट कर लेते हैं, है ना, फोरफिट करना मतलब उनसे वापस ले लेना, ठीक है। अगर ऐसा किया जाता है किसी शेयर होल्डर के साथ में, उनके शेयर्स वापस ले लिया जाता है कंपनी के द्वारा, तो उस वो क्या होता है, वो जो शेयर होल्डर रहता है वो नो लॉन्गर बिकम्स द मेंबर ऑफ द कंपनी, तो वो कंपनी का कोई मेंबर नहीं रह जाता, ठीक है। उसको कंपनी से क्या किया जाता है, बेदखल कर दिया जाता है। ही लूजेस ऑल द राइट्स एंड द इंटरेस्ट दैट अ शेयर होल्डर्स माइट एंजॉय। एक शेयर होल्डर को जितने भी राइट्स होते हैं, इंटरेस्ट होते हैं, वो सारी चीजें अब वो लोग एंजॉय नहीं कर सकते, वो सारी चीजें उनको प्रिविलेजेस नहीं मिलते हैं। जैसे कि अब इनको प्रॉफिट का पार्ट नहीं मिलेगा, है ना, और इस तरीके की चीजें इनके साथ अब नहीं हो पाएगी। तो ऐसे केसेस में कहा जाता है कि शेयर्स को हमने फोरफिट कर लिया, ठीक है। तो ये अपने चार पॉइंट्स, चार टॉपिक्स थे अकाउंटेंसी के सिलेबस के, है ना। तो इसका बेसिक मैं आपको एक इंट्रोडक्शन या ओरिएंटेशन देना चाहता था, ताकि जब भी अपन क्लासेस स्टार्ट करें तो आप लोगों को एटलीस्ट बेसिक नॉलेज हो इस पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजीज का, ताकि अपन आगे जाके अपने सिलेबस को अच्छे से कंप्लीट कर सकें और सभी अपन अपने एग्जाम्स को क्लियर कर सकें। अगर आपको कोई भी क्वेरीज होगी तो चैट बॉक्स में कमेंट में लिख दीजिएगा।